हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है क्लास 8 की हिस्ट्री की क्लास का अध्याय नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कंपनी दीवान बन गई। इसकी शुरुआत होती है 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन काल की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई और अब उसे अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को ये भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात के पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे में जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था ही, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। ये काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए गए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई निश्चित नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिशें यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल ने कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था और 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदा करती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है और कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट की होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली थी और आखिरकार कंपनी ने 1773 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की नियमों शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकोदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा
और उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या, मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी गई और कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भी भारी परेशानी हो रही थी, और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपनी कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी और अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन में की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूलते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ गांवों में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी कि किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, और जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। और मैकेंजी को यह विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। और उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज कर लिया। गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व का हिसाब लगाया जाता था, और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था बल्कि उसके समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी, और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त नाम दिया गया था। मुनरो व्यवस्था, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, और वहां विकसित हुई रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों को इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया, और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, और जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी, और जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर लिया था, और राजस्व
किसान चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों से गांव वीरान हो गए और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से भी सही फैसले पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था और इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। और बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों को खेती फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए और आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र में देख सकते हैं कि सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं और बाईं तरफ तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई, जिसको कलमकारी छापा कहा जाता है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे में एक बात समान है कि दोनों ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। और इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। और उस समय भारत दुनिया में सबसे बड़ा नील का स्रोत है। नील की मांग क्यों उठती है? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है और 13वीं सदी तक फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारत नील की बहुत थोड़ी ही मात्रा की यूरोपीय बाजारों में पहुंच पाती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के लिए बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था और बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था और उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे और नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील पर आयात पर पाबंदी लगा दी और पाबंदी में ढील देने के लिए सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियाई द्वीप पर स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ और उसके समय कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा होता है और अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग उठी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति कारण से बंद हो गई और 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था और ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप की नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी और 18वीं शताब्दी के आखिर तक बंगाल में ही नील की खेती तेजी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला,
कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील को अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती मुख्य दो तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पे नील का उत्पादन करते थे और या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थीं और नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा रही थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी और यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके साथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी और इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया और इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया था। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था और बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरतें होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी और 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिकों के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी और किसानों को भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी और जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी में आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावारी 25% से भी कम जमीन आती थी और बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे और जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल सकता था। कर्जा लेने वाले को कंपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे और जबकि मिट्टी को तैयार करने के लिए बीजों को बोने फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। नील का उत्पादन कैसे होता था? नील गांव पर आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे और कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी और प्रत्येक हौद का अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था और जब पौधे की किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य के में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और एक द्रव और हौद में छान लिया जाता था जबकि दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब ये द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था ताकि धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था और द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था जिससे जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। जो किसान
पहले इन कर्जों में बहुत आकर्षित थे। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये व्यवस्था जितनी कठोर है, उन्हें नील की जो कीमत मिलती है वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील की साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमान को लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे और औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लठियालों लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे और उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली, इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है और बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील की किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय से के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील की किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी और 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार की उसकी दुर्दशा से परेशान है और बरसात में मजिस्ट्रेट ईस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया और जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है और ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह के साथ समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील की जिलों की ओर चल पड़े और उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती करें या इसे बंद कर दें। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद मालिक बिहार का ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बागानों के लिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।